नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल एस कुमार्स। मैं भारत के संविधान में अनुसूचियों का तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची रहे। दूसरे भाग में 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। अब हम 11वीं और 12वीं अनुसूची की चर्चा आपसे करेंगे। तो पहले नंबर पे 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची ये संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, अच्छा, भाग 9 में उल्लेख किया गया है। ये कब जोड़ी गई? असल में 1992 में ये प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक, 1992 में बिल पास हो गया था और 93 में ये व्यवस्था लागू हुई। ठीक, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी। ठीक, और इस अनुसूची पर काम 1993 में प्रारंभ हुआ। ठीक, यदि जब राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की 1993 में लागू हुई। ठीक, अब हम बात करें 11वीं अनुसूची भाग 9 में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 1993 में लागू हुई। तो इसमें किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा। ठीक, नवीं अनुसूची 11वीं अनुसूची का उल्लेख है। तो ये संबंधित का है, यानी पंचायती राज व्यवस्था से, यानी 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा में है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची में कितने विषयों पर कार्य करने का उल्लेख किया गया है? तो 29 विषयों पर कार्य करने का उल्लेख है, यानी 29 विषयों पर पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यानी 11वीं अनुसूची संविधान के भाग 9 में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है और पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने की व्यवस्था की। हम अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था 1993 से लागू हुई, जबकि जब गांधी जी एक्सपायर हुए उसके पहले, यानी आज़ादी के पहले, गांधी जी ने एक सपना देखा था। ठीक, रामराज का अर्थ है राजनीति का, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सत्ता का, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक,
यानी सत्ता एक हाथ में केंद्रित नहीं है। यदि एक हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो समस्याएं पैदा होती हैं। तो गांधी जी का सपना था कि जन जन तक सुविधाएं पहुंचे और सबको निम्न स्तर तक हमारा जो सत्ता का मामला है वो निम्न स्तर तक जाए, नीचे तक जाए और उसमें सबकी सहभागिता। जब आज़ादी मिली तो नेहरू जी ने गांधी जी के रामराज को याद किया और सोचा कि क्यों ना हम रामराज की स्थापना करें। तो रामराज की स्थापना के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया नेहरू जी ने। ठीक, उन्होंने सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना की। ठीक, योजना आयोग की स्थापना की 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग आया। योजना आयोग जब आया तो उसमें राज्यों की भागीदारी थी नहीं। ठीक, उसमें केंद्रीय मंत्री लोग सदस्य थे। ठीक, ऐसी स्थिति में ये देखा गया कुछ समय बाद कि ये संस्था जो है कैसे भी निचले स्तर तक सहभागिता नहीं कर सकती। तो फिर से इस पर विचार किया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। 6 अगस्त 1952 यानी 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। एनडीसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और साथ में 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिवस होता है, जन्मदिवस गांधी जी का होता है, 2 अक्टूबर को जन्मदिवस होता है, उसी दिन 1952 उनके जन्मदिवस के अवसर पर 1952 में सोचा गया कुछ ऐसी योजनाएं लाया जाए जिससे लोगों को लाभ हो। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और बीडीओ का पद सृजित किया गया। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी का पद, ये भारत का पद है, भारत में सृजित हुआ है और ये 2 अक्टूबर 1952 में सृजित किया गया। अब ये सारी व्यवस्थाएं आ गई और इन पर कार्य हो गया। जब कार्य होने लगा तो ये देखा गया कि कार्य तो सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि तब तहसीलें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। अब तहसीलें कुछ छोटी हुई, तब बहुत बड़ी बड़ी तहसीलें होती थी, तो उनमें ब्लॉक का गठन किया गया। ठीक, ब्लॉक का गठन किया गया और बीडीओ को वहीं तैनात किया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ तैनात हुए तो अब कुल मिला के धीरे धीरे पैसा कहाँ से चलता है और कहाँ तक जाता है, उसका सही सदुपयोग होता है कि नहीं होता है, ये व्यवस्थाएं देखिए। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और नेहरू जी ने सोचा कि थोड़ा और इसमें देख लें, कुछ गुंजाइश हो। तो उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। बलवंत राय मेहता साहब ने अपना सुझाव 1957 में दिया। उनकी कमेटी का सुझाव आया। उन्होंने ये बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। ये बात बलवंत राय मेहता कमेटी में कही गई कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यदि होगी तो बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने ये बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर, ठीक, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ये तो बहुत अच्छा सुझाव था। तो इसके लिए उस समय व्यवस्था बन गई और
2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान से किया। ठीक, राजस्थान से किया तो राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू, क्षेत्र जिला वो ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है और खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, और यदि जिले की बात करें तो जिलाध्यक्ष होता है। ठीक, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, जस्ट उसके बाद 59 में तमिलनाडु में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, धीरे धीरे राज्यों तक फैलने लगी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर उसके बाद सोचा गया कि हो सकता है भी कुछ गुंजाइश, इंदिरा जी सोच रही थी तो उन्होंने गुंजाइश को और देखा कि कुछ गुंजाइश हो, इसमें सुधार हो, तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी गठित की। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। उन्होंने ग्राम पंचायत को ख़त्म किया और बताया कि थोड़ा सा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वि की बात है, मतलब अब थोड़ा सा ब्रॉड एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ब्रॉड एरिया हो तो जाएगा, लेकिन जो गांधी जी का सपना था उसका क्या होगा? तो इनकी व्यवस्था को लागू करने से सरकार ने मना कर दिया। यानी अशोक मेहता कमेटी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है तो इसे नहीं लागू। फिर उसके बाद पीवी के राव कमेटी आई, उसने भी बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बढ़िया है और उसे ही आगे बढ़ाया गया। फिर सरकार ने सोचा कुछ और सुझाव देख लिए जाए, तो भाई LM सिंघवी कमेटी आई, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को ठीक संवैधानिक व्यवस्था बना दिया जाए, इसे संविधान में सम्मिलित कर दिया जाए। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख था हमारे संविधान में, तो उल्लेख होने से कुछ नहीं होता, ठीक, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था तो राज्यों का अधिकार उस पर होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी व्यवस्था ना, बहुत अच्छी व्यवस्था ना थी तो समस्या होती। खैर, पंचायती राज व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी और इसे लागू करने का प्रयास किया जाने लगा और 73वें भैया यहाँ एक गलती हुई है, 72वें संविधान संशोधन नहीं, सही 73वें संविधान सही 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान के भाग 9 में रखा गया। ठीक, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया और 29 विषयों पर कार्य करने की बात कही। इस तरीके से हमारी पंचायती राज व्यवस्था बन करके तैयार हुई। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक, अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। फिर उसके बाद योग्यता की बात करेंगे, क्योंकि कॉमन योग्यता है 11वीं 12वीं अनुसूची की। ठीक, तो उसको कॉमन तरीके से बात कर लेंगे तो अच्छा है। 12वीं अनुसूची की बात कर लें तो हम शॉर्टकट में थोड़ा सा चल रहे हैं। 12वीं अनुसूची भाग में का में है इसका उल्लेख 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 1993 में ही इसे लागू कर दिया गया। ठीक, ये नगरीय निकाय व्यवस्था से
नगरीय निकाय व्यवस्था से संबंधित है। 18 विषयों पर कार्य करने का इसमें अधिकार है। अठारह विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 243 के बाद आता है ता या छा तक, इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये होती है आपकी 12वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए, नगरीय निकाय व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था एक जैसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। अब अंतर क्या है? आपने पंचायती राज व्यवस्था में देखा, एक जिले में 3 भाग बनाए गए, एक पंचायत को, एक खंड पंचायत को, एक ग्राम पंचायत को, एक खंड पंचायत को और एक जिला पंचायत। ठीक, 3 भाग में बांट दिया। ठीक, ग्राम पंचायत छोटी, क्षेत्र पंचायत या खंड पंचायत से थोड़ा सा बड़ी और जिला पंचायत सबसे बड़ी। ठीक, वो व्यवस्था बनाई। अब नगरीय निकाय व्यवस्था में एक नगर को 3 भागों में नहीं बांटा गया, बल्कि नगरों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया। नगरीय निकाय व्यवस्था भी 3 भागों में बनी। नगरीय निकाय व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था ये 3 भागों में बटी। ठीक, कौन कौन से 3 भाग हैं? नगर पंचायत। देखिए, यहां ध्यान रखना, नगर पंचायत कभी कभी पूछ लेता है निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था में शामिल है। पंचायत शब्द इसमें शामिल है, लेकिन है ये नगरीय निकाय व्यवस्था, क्योंकि इसमें नगर पंचायत है, वो ग्राम पंचायत है। ठीक, नगर पंचायत जिन नगरों की जनसंख्या 20,000 से 99,999 तक है, वहाँ पर नगर पंचायती नगरीय निकाय व्यवस्था में नगर पंचायत व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। ठीक, दूसरी है नगर पालिका। नगर पालिका, आपने नगर पंचायत देखा होगा, ढेर जगह लिखा होता है नगर पंचायत फलां आपका स्वागत करती है, नगर पंचायत फलां आपका स्वागत करती है, और तमाम जगह लिखा देखा होगा नगर पालिका फलां आपका स्वागत करती है। तो नगर पालिका में क्या होता है? अच्छा हाँ, नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है? नगर पंचायत अध्यक्ष होता है। अब नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष होता है। इसमें कहा गया कि 1 लाख से 4,99,999 4,99,999 वोटर हैं, तो नहीं, जिनकी जनसंख्या नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 4,99,999 है, वहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था दी गई। फिर अब नगर निगम, अच्छा इसका प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नगर निगम की बात करें, नगर निगम इसका प्रमुख होता है मेयर या महापौर, मेयर या महापौर। अच्छा, नगर निगम वर्तमान में 17 है। 17वां नगर निगम आपका शाहजहांपुर है, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगर निगम बनाया था। तो नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर। अच्छा, नगर निगम कौन से हैं? जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है,
यानी जिनकी जनसंख्या 5 लाख या इससे अधिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, नगर निगम, इसका प्रमुख मेयर या महापौर। ये व्यवस्था नगरीय निकाय व्यवस्था की, ये भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। वर्तमान में तो अभी चुनाव भी हुए हैं नगरीय निकाय व्यवस्था के चुनाव में, जहाँ नगर पंचायत होगी, जहाँ नगर पालिका होगी, जहाँ नगर निगम होंगे, आप लोगों ने मतदान किया होगा। जो शहरों के रहने वाले होंगे, नगरों के रहने वाले होंगे, उन लोगों ने मतदान किया। अच्छा, मतदान तो आपको पता है, मतदान किया है वो 18 वर्ष है, ठीक, मतदान किया है, सबको पता है कि 18 वर्ष है। लेकिन ये 18 वर्ष हुई कब से, 18 वर्ष हुई कब से, तो आपको 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, और इसके पहले मतदान किया 21 वर्ष हुआ, तो उन्होंने मतदाताओं की आयु घटा करके 3 वर्ष घटाई थी और 18 वर्ष कर दी थी। तो वर्तमान में मतदाताओं की आयु 18 वर्ष, वो तो सही है। फिर चुनाव कौन लड़ सकते हैं, हम योग्यता की बात करें, ठीक, तो भारत का नागरिक होना, चाहे वो नगरीय निकाय व्यवस्था हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो, दोनों के लिए आवश्यक है, यानी भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यदि भारत का नागरिक है तभी तो चुनाव लड़ेगा। तो पहली योग्यता तो यही होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, चाहे नगरीय निकाय व्यवस्था की हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था की, दोनों की योग्यता एक ही होती है, 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए। 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए। जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु का है वो चुनाव लड़ सकता है, ये भी एक योग्यता है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ योग्यताएं जुड़ी हुई हैं, ठीक। अगली योग्यता क्या है, जैसे हम यदि ग्राम पंचायत की बात करें तो उस ग्राम सभा की निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। यदि हम नगर पंचायत की बात करें तो उस नगर पंचायत की निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। यदि हम जिला पंचायत की बात करें तो उस जिले की निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। यदि हम नगर पालिका की बात करें, उस नगर पालिका की निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। नगर निगम की बात करें तो उस नगर निगम की निर्वाचन सूची में उसका नाम है, तो वो 21 वर्ष का है, भारत का नागरिक है। फिर भारत का नागरिक होगा तभी तो उसमें नाम होगा, तो उस निर्वाचन सूची में नाम होना भी चाहिए। जैसे तमाम लोग भारत के नागरिक हैं लेकिन उसके बावजूद निर्वाचन सूची में नाम नहीं होता है, तो ये योग्यताएं होना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष का है, भारत का नागरिक है और जिस व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र की निर्वाचन सूची में उसका नाम है, तो वो नगरीय निकाय व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव लड़ सकता है। ये हमारी हो गई 12वीं अनुसूची, ठीक, 12वीं अनुसूची भाग 9 कानून, इसका ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सबको मिले। ये पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था, अभी चुनाव हुए हैं, आने वाले एग्जामों में इससे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। यदि कहीं गलती हुई है तो यदि बाय द वे मिस्टेक हो गया हो हमसे, तो आप बताइएगा, हम उसे संशोधित कर देंगे, दूसरा वीडियो बना लेंगे, वैसे जहाँ तक हमें लगता है कि हमने सही बनाया है। तो आप लोग हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करें, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।